हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने एमसीक्यूज के सीरीज में आज यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ के बेस पे रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लेक्चर वाले वीडियो में फोर्स एंड मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज का जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें फ्रेंड्स हम इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस किस तरह से वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो है हमारा 45 टू 47 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये है फ्रेंड्स मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए, कॉज ऑफ एक्सीलरेशन, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, पाउडर अप्लाइड ऑन कैरम बोर्ड, टायर्स ऑफ व्हीकल मेड रफ। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये मतलब कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कौन कौन से मतलब जो भी यहाँ पे दिया है ये किससे किससे रिलेटेड है। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे कॉज ऑफ एक्सीलरेशन, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स इज कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। ये अगर आपको देखिए, ये हम ये बोल सकते हैं कि ये एक डेफिनेशन बेस है। तो आप ये देखेंगे जो हमारा फोर्स है, फोर्स हमारे कॉज ऑफ एक्सीलरेशन का मतलब वो एक्सीलरेशन का कॉज होता है, उसका कारण होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉज ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स, यानी फोर्स इज कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। तो फ्रेंड, जो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हमारा मास। तो मास क्या है, मास इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा ये डेफिनेशन बेस ही है, यानी फोर्स इज कॉज ऑफ एक्सीलरेशन, मास इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे देखिए, पाउडर अप्लाइड ऑन कैरम बोर्ड। तो देखिए, वैसे मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो है जैसे हमको बोला गया ना 6 to 8 मतलब एनसीईआरटी करनी है और 9th-10th की करनी है। तो जब आप देखेंगे मतलब 8 क्लास की एनसीईआरटी, तो वहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में दिया गया है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर डाल दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जो मैं मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं है, मतलब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर था उसमें मैक्सिमम 9 to 10 क्वेश्चन दिए थे, तो उतने से तो हमारा काम बनता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे और भी जगह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पाउडर अप्लाइड ऑन कैरम बोर्ड, हम जो है कैरम बोर्ड पे पाउडर क्यों अप्लाई करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स देखिए, जब हम वहाँ पे पाउडर अप्लाइड करते हैं तो वहाँ जो कैरम बोर्ड की गिट्टी होती है वो क्या होती है, वो आराम से फिसलती है, यानी वहाँ का फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फ्रिक्शन उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाउडर अप्लाइड ऑन कैरम बोर्ड डिक्रीज फ्रिक्शन, इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। टायर्स ऑफ व्हीकल मेड रफ, यानी जो हमारे व्हीकल्स होते हैं तो आप देखेंगे उसमें कुछ खांचे जैसे बने रहते हैं, यानी वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेन हो, उसमें कुछ ना कुछ खांचे बने रहेंगे, रफ मतलब रफ होते हैं वो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये मतलब ऐसा क्यों बनाया जाता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्रीज क्यों करते हैं, अगर मान लीजिए वो एकदम सपाट होगा ऐसे ही, उसमें खांचे नहीं होंगे, तो वो तो फिसल सकता है। इसलिए यहाँ पे उसके टायर्स को क्या बनाया जाता है, रफ बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो जाए और वो फिसलन वहाँ पे ना हो। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कार्ट पुल्ड बाय अ हॉर्स, बैकवर्ड जर्क, सोल ऑफ शू वर्न आउट, रिक्वायरिंग ऑफ गन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये जो हमारा बैकवर्ड जर्क होता है, ये बैकवर्ड जर्क क्या है। तो आप देखेंगे, आप कभी भी किसी वैन में बस वगैरह में बैठे होंगे तो आप देखेंगे जैसे ही मतलब कार हो या बस हो, उसकी स्पीड जैसे ही बढ़ेगी आपका शरीर पीछे की तरफ झुक जाता है। यानी जैसे ही उसकी स्पीड, कार हो या कोई सा भी वैन हो, उसकी स्पीड जैसे ही बढ़ेगी आपका शरीर पीछे की तरफ जो झुक जाता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बैकवर्ड जर्क। क्या बोल देते हैं, बैकवर्ड जर्क। तो ये किसकी वजह से होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा ड्यू टू इनर्शिया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड जर्क क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी यहाँ पे क्या लगता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे देखिए, कार्ट पुल्ड बाय अ हॉर्स, यानी जो हमारा हॉर्स है जो कार्ट को पुल करता है, यानी क्या है, यहाँ पे घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, जो हमारा मतलब हॉर्स है वो धरती पे फोर्स लगाता है, अर्थ पे फोर्स लगाता है, और हमारा जो अर्थ है वो उस पे फोर्स लगाता है, तो वो आसानी से उसको खींचे लेके चला जाता है। तो यहाँ पे क्या रीजन हो जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके पीछे क्या काम करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी एक्शन एंड रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, सोल ऑफ शू वर्न आउट, यानी यहाँ पे जो जूते की सोल होती है, वर्न आउट यानी वो क्या होता है, यहाँ लिखा ना घिसे हुए जूते का तलवा। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या
रीजन होता है फ्रिक्शन, यानी आप देखेंगे कोई सा भी जूता वगैरह हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ मतलब लाइनिंग बना देंगे, खांचे बना देंगे, ताकि वहां पर भी मतलब फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाए। तो सोल ऑफ सोए बर्न आउट, यानी अगर वो घिस जाता तो इसके पीछे किसका रीजन होता है? फ्रिक्शन का। अब यहाँ पे रिक्वाइलिंग ऑफ गन, यानी जो रिक्वाइलिंग ऑफ गन है वो किस पे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इन सबको आप अच्छे से याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस अ बॉडी। जो स्प्रिंग फोर्स होता है, यानी स्प्रिंग फोर्स हमारा कैसे होता है? इस तरह से। और यहाँ पे मान लीजिए कोई सा हम जो है यहाँ पे क्या लगा देते हैं, कोई सा भी बॉडी, कोई सा भी ऑब्जेक्ट इससे अटैच कर दिए हैं। तो बोला जा रहा है स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस अ बॉडी, यानी वो हमेशा बॉडी को पुश करता है। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जो हमारा स्प्रिंग होता है वो कभी कंप्रेस होता है, कभी स्ट्रेच होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम यहाँ पे स्प्रिंग को लगा दिए हैं और ये है हमारा कोई सा बॉडी, इस पे रख दिए हैं। तो ये जो स्प्रिंग होता है, अगर हम इस बॉडी को थोड़ा पीछे खींच के ले जाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, वो आके कंप्रेस हो जाएगा, फिर पीछे ले जाएंगे, कंप्रेस हो जाएगा। यानी ये आगे पीछे दोनों तरफ, यानी कंप्रेस भी होता है, स्ट्रेच भी होता है, कंप्रेस भी होता है, स्ट्रेच भी होता है। तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि ये हमेशा जो है बॉडी को पुश करता है। तो यानी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो यही हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के पैरेलल में लगता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो फ्रेंड्स हमेशा दो समतल के पैरेलल में लगता है, और वो भी कैसे लगता है? अपोजिट। तो इसको भी आप याद रखना। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स अ बॉडी। टेंशन यानी तार, मतलब हम बोल सकते हैं कि डोरी में तनाव। स्ट्रिंग क्या है? डोरी। और इसमें तनाव, इसमें जो तनाव होता है वो हमेशा पिंड को क्या करता है फ्रेंड्स? वो खींचता है। ये बिल्कुल सही है। वेट ऑफ बॉडी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी यहाँ पे जो कोई सा भी जो बॉडी है उसका वेट यहाँ पे देखिए, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है? मास हमारा क्या होता है? जो भी मतलब हमारे अंदर जो भी मटेरियल भरा है वो क्या है? मास है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या हो जाता है फ्रेंड्स? मास इंटू ग्रेविटी, यानी जो हमारे अंदर मास है और हमारे मतलब जो हमारे अर्थ के द्वारा हम पे ग्रेविटी लग रही है, उन दोनों की प्रोडक्ट, उन दोनों की मल्टीप्लाई से हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? वेट। तो फ्रेंड्स, वेट ऑफ बॉडी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ में लगता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है। इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कंट्रैक्ट भी करता है और स्ट्रेच भी करता है, यानी कंप्रेस भी होता है, स्ट्रेच भी होता है। इसलिए बॉडी जो है आगे पीछे दोनों साइड में ये मूव होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट, यानी अब यहाँ पे हमको ये देखना है, अगर मतलब हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स एक्ट करेगी किसी भी बॉडी पे जिसका मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, आप याद रखिए मैंने आपको क्या बताया था? एफ इक्वल टू, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी इस तरह से हम जो है इसको पढ़े थे। एफ इक्वल टू क्या होता है? डेल पी अपॉन डेल टी। ये क्या है? टी, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर ये मोमेंटम जो है कांस्टेंट होगा तो फ्रेंड्स ये फोर्स जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे फोर्स तो कुछ लगेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? फोर्स इज जीरो। जब यहाँ पे मोमेंटम नहीं लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट तो फोर्स जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो हमारे नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? सबसे वीक फोर्स होता है। ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट यानी इससे पता चल रहा है कि वो, जैसे देखिए अगर फोर्स लग रहा है दो बॉडी के बीच में तो वो दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से टच्ड नहीं है। अगर वो दोनों एक दूसरे से टच्ड होंगे तब उन पे फोर्स लगेगा, तो उनको हम क्या बोल देंगे? कांटेक्ट फोर्स बोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक हमारा कांटेक्ट फोर्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये सब होते हैं हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स। और यहाँ पे जो हमारा कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है उसमें हम देखते हैं टेंशन, मतलब जो टेंशन फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है,
फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कंटैक्ट फोर्स होते हैं। यानी ये मतलब जब एक दूसरे से टच्ड होंगे तभी ये जो है यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंटैक्ट फोर्स। तो फ्रेंड्स इसको याद रखना, कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एग्जांपल ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको आप याद रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। आयुष हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls off a level ground after covering a short distance, the ball comes to rest। यानी एक मतलब आयुष नाम का कोई लड़का है, वो एक क्रिकेट की गेंद को हिट करता है, एक समतल मैदान के रोल की तुलना में थोड़ी दूर तय करने के बाद रुक जाती है। यानी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई सा ग्राउंड है, यहाँ पे आप एक बॉल को रोल कर दिए, तो आप देखेंगे जब मतलब ये तो हम लोगों ने किया ही होगा, अपने बचपन में बहुत सारे बॉल खेले होंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, जब बॉल को हम रोल करें तो आप देखेंगे थोड़ी देर जाने के बाद वो क्या करेगी, रुक जाएगी। ऐसा तो है नहीं वो रोल करती ही जाएगी, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर जाने के बाद रुक जाती है। तो यहाँ पे हमें वही बताना है, बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, यानी ये बॉल जो है मतलब रुकती क्यों है, वो स्लो क्यों हो जाती है और फिर अंततः यहाँ पे रुक क्यों जाती है। आयुष डिडंट हिट द बॉल हार्ड इनफ, यानी आयुष ने गेंद को जोर से नहीं मारा, ऐसा कुछ लॉजिक यहाँ पे नहीं है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, अगर जो है यहाँ पे मतलब हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, यानी जो वेलोसिटी है फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि वो रुक क्यों रही है। तो देखिए, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो दैट वुड वांट टू कम टू रेस्ट, ये भी नहीं है हमारा। तो फ्रेंड्स इसको आप डायरेक्टली याद रखना, अगर जो है कोई सी बॉल हम उसको रोल कर रहे हैं, वो जाने के बाद रुक रही है, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, देयर इज अ फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स होगा ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, यहाँ पे मतलब हमारे बॉल पे भी कुछ फोर्स लगेगा जो कि उसके मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। तो याद रखना, इसके मोशन के अपोज होने की वजह से ये जो हमारी बॉल होती है वो स्लो होते होते क्या हो जाती है, लास्ट में रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, फिर से हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है एक यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैचिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से देखिए। एक्शन एंड रिएक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मोमेंटम, रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे अब हमको ये देखना है ये जो है ये कौन कौन से में मैच होंगे। तो देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो मैंने आपको बताया था जो हमारे एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कभी आप अपने ही बाल को पकड़ के खींचो, तो ऐसा थोड़े ना होता है। एक्शन रिएक्शन ऐसे थोड़े ना लगता है कि सेम बॉडी पे लगे, वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी ऑलवेज। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमको कहाँ से पता चलता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्केलर नहीं होगा, क्या होगा हमारा, वेक्टर होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हमारा मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप याद रखना, ये जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस फोर्स, यानी जो हमारे बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट होता है उससे क्या होता है यहाँ पे, नो एसिलरेशन। यानी अगर मान लीजिए कोई सा एक ऑब्जेक्ट है, उसमें दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लगेंगे, यानी यहाँ पे वो नो एसिलेशन, यहाँ पे कोई एसिलरेशन होगा ही नहीं। एसिलरेशन तो तब होगा जब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स होगा, यानी इधर से जो है 4 न्यूटन लग रहा है, इधर से 2 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एसिलरेट हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इधर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कम है, तो ये जो है उधर को इसको धक्का देके भगा देगा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया, जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम जो है कांस्टेंट है तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 की पावर 5, ये 105 नहीं है, ये 10 की पावर 5 है फ्रेंड्स। तो 10 की पावर 5 डाइन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये क्या होता है, 1 न्यूटन। तो याद रख लेना, क्या पता स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए। वैसे लगता नहीं इतना इजी क्वेश्चन तो ऐसे तो आने वाला है नहीं, आएगा तो स्टेटमेंट में आएगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन के साथ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्स है, फोर्स क्या क्या रखता है, डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। तो आप ध्यान देना, फोर्स जो होता है हमारा ये भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी।
तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होता है इसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन अ फायरमैन डायरेक्ट अ पावरफुल स्टीम ऑफ वाटर फ्रॉम अ होज पाइप, यानी यहाँ पे एक फायरमैन है जो कि एक नली में एक पाइप में पानी की एक शक्तिशाली धारा को निर्देशित करता है, यानी उसमें मतलब क्या है, वाटर के स्ट्रीम को उसमें जो है डायरेक्ट करता है, उसमें भरता है, हम ये बोल सकते हैं। तो द होज पाइप टेंड्स टू गो बैकवर्ड, तो वो जो मतलब वहां पे होज पाइप है उसमें जो पानी वो पीछे आने की कोशिश करता है। दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बता देंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ पे क्या हो रहा, वो मतलब अंदर में धकेल रहा पानी को और पानी जो है वो वापस आ रहा है, यानी यहाँ पे जो है एक्शन, वो एक्शन कर रहा, वो रिएक्शन लगा रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड इट्स शेप चेंजेस, यानी जब हम किसी टूथपेस्ट के ट्यूब को क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, स्क्वीज करते हैं यानी निचोड़ते हैं, तो इट्स शेप चेंजेस, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मतलब ये जो इसका शेप और साइज ये जो चेंज हो रहा है, इसके पीछे कौन सा फोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार आप सोचिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक हम पढ़े थे बैलेंस फोर्स, एक हम पढ़े थे अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस फोर्स होता है वो मतलब अगर बैलेंस फोर्स है तो वहाँ पे कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता, यानी वहाँ पे वो वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बैलेंस फोर्स है तो फ्रेंड्स ये क्या कर सकता है, ये शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर शेप और साइज चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हमारा जो है बैलेंस फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द कोरोलरी ऑफ, यानी जो हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो किस चीज का परिणाम है, यानी वो न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस है, न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस है, या फिर न्यूटन थर्ड लॉ पे, या फिर ग्रेविटेशनल लॉ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये फ्रेंड्स यहाँ पे ये न्यूटन थर्ड लॉ से क्या करता है, उससे उसका मतलब परिणाम होता है। न्यूटन थर्ड लॉ का परिणाम हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको भी आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम इज मेजर्ड इन, यानी जो हमारा रेट ऑफ चेंज होता है मोमेंटम का वो टाइम के साथ में कैसे यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, तो देखिए ये जो हमारा F इक्वल टू क्या होता है हमारा डेल P बाई डेल T। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डेल P होता है, डेल P क्या होता है, mb, हमने पढ़ा है ना, P इक्वल टू mb, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, P इक्वल टू mv अपॉन T। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज हो गया मोमेंटम का और ये हो गया टाइम। तो यहाँ पे देखिए यम और वेलोसिटी, यानी यम क्या, यानी हमारा मास जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारा टाइम है इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, यानी यहाँ भी हम इसका पावर 1 मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए केजी मीटर पर सेकेंड जो है हमारा, ये जो ऊपर जाएगा हमारा ये भी क्या हो जाएगा, यस -1। अब यहाँ ये -1 ये -1, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा हो जाएगा -2। ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको हम चाहे इस तरह से लिखें या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स देन द बॉडी, यानी यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करता है नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स, उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, वो भी कैसा है, नेट, यानी उसका नेट फोर्स जो है वो जीरो है। अगर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है देन द बॉडी कैन बी एक्सिलरेटेड, यहाँ पे ये एक्सिलरेट तब होगा जहाँ पे ये, अगर यहाँ पे जो है अनबैलेंस फोर्स लगता लेकिन ये जीरो ना होता तो यहाँ पे ये एक्सिलरेट नहीं हो सकता। कांट रिमेन एट रेस्ट, यानी ये बोल रहा कि ये रिमेन मतलब रेस्ट पे रिमेन्स नहीं होगा, वो रेस्ट पे नहीं रहेगा। फ्रेंड्स ये रेस्ट पे इस समय रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया जीरो, तो ये भी नहीं होगा।
विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, हमेशा ही रेस्ट पे होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है और ये उसका मतलब नेट जो फोर्स है वो जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। मैंने ये सब आपको बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स किस तरह से यहाँ पे क्या क्या कब चेंज होगा, मैंने आपको लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, आपको ये सब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ हॉकी प्लेयर पुशेस द बॉल ऑन ग्राउंड। एक हॉकी प्लेयर है, वो बॉल को पुश करता है ग्राउंड पे। व्हाई डिड द बॉल कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा कि अगर हम बॉल को राउंड मतलब ग्राउंड पे एक जो प्लेयर है वो पुश करता है तो क्या मतलब कुछ टाइम के बाद में एक मतलब निश्चित डिस्टेंस के बाद में क्या होता है, हमारा बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाता है। तो ऐसा क्यों? नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉल, द प्लेयर स्टॉप पुशिंग द बॉल, अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन द बॉल, बॉल मूव्स ओनली व्हेन पुशेस। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही रीजन होगा हमारा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मतलब अपोजिंग फोर्स लगता है, वो भी कैसा फोर्स होता है, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसकी वजह से हमारा बॉल क्या होता है, वो रेस्ट पे आता है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज एक्सीलरेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा कब, जब अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक हमारी क्या है बॉडी है, उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। यानी यहाँ पे अगर 4 न्यूटन लग रहा तो यहाँ पे मान लीजिए 2 न्यूटन या 1 न्यूटन कुछ भी लग रहा है, लेकिन इससे कम लग रहा, मतलब दोनों साइड में इक्वल फोर्स नहीं है यहाँ पे, यानी वो क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डायरेक्शन क्या होगा, विच इज एक्सिलरेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में इसको एक्सिलरेट किया जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए इधर से फोर्स ज़्यादा लग रहा है और इधर ये मतलब 2 न्यूटन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी ये जो इसका एक्सिलरेशन होगा वो किस साइड में होगा ये हमको बताना है। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ बॉडी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखेंगे अगर फ्रेंड्स यहाँ से 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन, तो आप क्या देखेंगे, जब इसका एक्सीलरेशन किधर होगा, तो इधर से हम धक्का लगा रहे हैं, इधर से ये धक्का, तो ये जो है कमजोर है, तो ये उतना धक्का नहीं लगा पाएगा। ये फ्रेंड्स इधर से हम क्या करेंगे, इसको इस दिशा में मूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्सीलरेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी जिस दिशा में हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है मूव करेगा उसी दिशा में हमारा एक्सीलरेशन लगेगा। तो इसको आप याद रखना, जब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी पे तो वहाँ पे एक्सीलरेशन जो है स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। इसको भी आप याद रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट नोन एज। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट नोन एज, यानी ये F इंटू टी क्या होता है, यानी ये हमारा फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। I इक्वल टू FT होता है, तो इसको आप याद रखना। और ये जो हमारा इम्पल्स होता है, अब आप सोचेंगे मैंने आपको एक चीज और बताई थी, F इक्वल टू डेल P अपॉन टी, डेल टी, इस तरह से बताया था ना। तो यहाँ भी आप देखेंगे क्या हो जाएगा, डेल P इक्वल क्या हो जाता है हमारा F इंटू टी। यानी अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो मोमेंटम भी है, यहाँ पे इम्पल्स भी है, तो यहाँ पे क्या है, विच फोर्स एक्ट नोन एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इम्पल्स हो जाएगा, यानी F इंटू टी क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वही हमारा इम्पल्स भी होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओनली मोमेंटम है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा इम्पल्स ऑफ फोर्स जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। F इंटू टी इक्वल क्या होता है, इम्पल्स। तो इसको भी आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेना, गति, त्वरण, जड़ता, बल का आवेग, इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, विच वन इज करेक्ट इफ अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। यानी एक राइफल से जब गोली चलती है तो यहाँ पे उसके बारे में हमको ये देखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए
बुलेट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड राइफल मूव्स इन द फॉरवर्ड। यानी जब आप जो है गोली चला रहे हैं तो आपका गोली जो है वो अंदर आ रहा है और राइफल बाहर जा रहा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं है। गोली बाहर जाती है ना, राइफल हमारा क्या होता है, जब हम कंधे पे रख के गोली चलाते हैं तो हमारा बुलेट आगे की तरफ जाता है और वो जो राइफल है वो हमारे कंधे पे थोड़ा सा झटका लगाता है, यानी वो पीछे की तरफ में आता है। यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन फोर्स चलता है। तो देखिए बुलेट एंड राइफल बोथ मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं, तो गोली आगे कैसे जाएगी? देयर इज नो मोशन ऑफ बुलेट। लो जी, बुलेट का मोशन ही नहीं हो रहा, मतलब हम गोली चला रहे हैं तो उसका मोशन ही नहीं हो रहा, ये कैसी बात हुई? तो देखिए राइफल मूव्स इन बैकवर्ड, जो हमारा राइफल होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन जो बुलेट होता है फ्रेंड्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, राइफल मूव्स बैकवर्ड और जो हमारा बुलेट होता है बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको आप याद रखना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना, जब हम गोली चलाते हैं तो गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आती है, बात खत्म। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बुक रेस्टेड ऑन द टेबल टॉप। यानी एक टेबल है हमारा यहाँ पे और इसमें क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक बुक रखी गई है। तो बोला जा रहा है कि नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बुक, उस बुक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, उस बुक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बुक जो है हमारी रखी है, तो ये हमारा जो है ग्राउंड है, तो ग्राउंड जो है यहाँ पे इसको अपने मतलब नीचे की साइड में जो है खींच रही होगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगेगा नहीं, मैग्नेट जैसा कुछ है नहीं, न्यूक्लियर है नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, बिटवीन अ फुटबॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज बट डिफरेंट मॉसेस, स्टोन बीइंग हैवियर द इनर्शिया ऑफ। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है एक फुटबॉल है, एक ही आकार के लेकिन अलग अलग द्रव्यमान वाले पत्थर के बीच में पत्थर का जड़त्व भारी होना, यानी जो पत्थर है उसका जड़त्व जो है इनर्शिया जो है वो भारी होता है, जो फुटबॉल होता है उसका इनर्शिया जो है कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ये हमको देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो हमारा इनर्शिया होता है, इनर्शिया क्या होता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी मतलब 2-3 क्वेश्चन करवाए थे जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन था। तो मैंने बोला था अगर आप 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, 5 रुपए का सिक्का ले लीजिए, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, 5 रुपए के सिक्के का। भले ही ये छोटा है लेकिन इसकी मोटाई ज्यादा है, और आप देखेंगे दोनों के वजन में यानी मास जो है 5 रुपए का ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनर्शिया ज्यादा है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। अगर इनर्शिया जो है पत्थर का ज्यादा क्यों है, क्योंकि पत्थर हमारा ठोस होता है, लेकिन फुटबॉल ठोस थोड़े ना होता, उसके अंदर तो एयर होता है, यानी उसका मास जो है कम होता है, पत्थर का मास जो है ज्यादा होता है। तो इनर्शिया हमारा मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो पत्थर है उसका इनर्शिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो हमारा स्टोन है वो ग्रेटर है, यानी वो बड़ा है, पत्थर बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा। अगर वो बड़ा है उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोन इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे हमको एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 बॉडीज ऑफ मास, यानी यहाँ पे जब ये 2 मासेस के बॉडी पे मतलब एक्ट करती हैं, तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में क्या सही है। तो देखिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर अनइक्वल, नहीं ये हमेशा इक्वल होते हैं, यहाँ भी अनइक्वल है, ये भी नहीं होगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये तो सही है। प्रोड्यूस अनइक्वल अपोजिट एक्सीलरेशन, तो देखिए फ्रेंड्स जब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है कोई सा, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सेकेंड। जैसे देखिए मतलब जैसे हम अपने क्या मान सकते हैं, जैसे एक्शन रिएक्शन का मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए थे। तो देखिए जो हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट होता है। और फ्रेंड जब ये इक्वल और अपोजिट होता है ये फोर्स, यानी अगर यहाँ से हम जो भी यहाँ से एक्शन लगा रहे हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये एक दीवार है और ये आप हो, तो आप इस दीवार पे जो है फोर्स लगा रहे हो, आप इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हो और दीवार जो है वो आप पे फोर्स लगा रही है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट है। ये मतलब आप इस पे लगा रहे हैं, ये आप पे लगा रही, तो दोनों लोग सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो इक्वल है और अपोजिट है।
एंड प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट एक्सीलरेशन। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो भी इक्वल और अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो इक्वल है। अगर फोर्स इक्वल है तो एक्सीलरेशन भी इक्वल होगा। ध्यान देना, अगर फोर्स इक्वल है, फोर्स क्या है, अब जैसे मान लीजिए कोई सी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसको एक्सीलरेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। अगर फोर्स हम जैसे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा जिस डायरेक्शन में है, अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी वो एक्सीलरेट हो जाएगा, वो एक्सीलरेट हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट जो है इस साइड में मूव कर रहा और आप फोर्स उसको इस साइड में लगा रहे हैं, इस साइड में वो जा रहा, आप फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी गति जो है, इसकी स्पीड क्या है, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे फोर्स ही इक्वल है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे फोर्स जब इक्वल और अपोजिट लग रहा है तो हमारा एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस है, तो ध्यान से देख लेना। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत इजी भी आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा इजी भी कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हल्का सा क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, यानी m इक्वल टू यहाँ पे हमको क्या दे दिया, 0.5 kg यानी किलोग्राम। स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, मोमेंटम। p इक्वल टू एम वी, m कितना दिया है 0.5, v कितना हमारा 10। तो यहाँ पे जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी 5 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, मूविंग ऑन अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट मस्ट एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द सरफेस। एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको मैं जो है कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे यहाँ था अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉल, एक सेकेंड, एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग ऑन अ सरफेस। इस तरह से था, क्या था हमारा, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग ऑन अ सरफेस, यानी एक हमारा बॉल है वो एक सरफेस में मूव कर रहा है और उसपे फोर्स कितना है उसका 10 न्यूटन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट मस्ट एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द सरफेस सो दैट बॉल कीप्स ऑन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ओवर द सरफेस मस्ट बी। यहाँ पे ये बोला जा रहा कि जो हमारा एक बॉल है वो 10 न्यूटन के फोर्स से, मतलब उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और वो एक सरफेस पे मूव कर रहा है। घर्षण बल जो गेंद की सतह और सतह के बीच कार्य करना चाहिए तो निरंतर वेग के साथ चलती रहे। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमको बल कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे घर्षण बल, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाएं कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है वो सरफेस में मूव कर रहा है, वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहे लगातार। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहे तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन का ही मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इधर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो है इसको मूव करना है, अगर इधर से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, बैलेंस फोर्स होना चाहिए। यहाँ पे हमको ये समझना है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस फोर्स काम करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 न्यूटन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या था 10 न्यूटन। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे पीपल इन अ बस आर पुश्ड बैकवर्ड, जो मतलब एक बस में अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो क्या होगा फ्रेंड्स, पुश्ड बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ उनको मतलब धक्का लगता है पीछे की तरफ। व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, जैसे ही बस स्टार्ट होता है वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। पुश्ड बैकवर्ड बिकॉज, यानी इसके पीछे वजह क्या है, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, इनर्शिया ड्यू टू मोशन, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जैसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखना है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो है जो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट के मतलब मोशन को या रेस्ट को अपोज करे। यानी देखिए अगर आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहें, अगर आप गतिमान हैं यानी चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो मूव ही करते रहें। तो उसके मतलब
अगर हम गतिमान हैं तो हमारे मतलब रुकने को अपोज करेगा, अगर हम रुके हुए हैं तो हमारे गति को अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम रुके हुए हैं तो बस अचानक से यहाँ पे वो जो है सडनली स्टार्ट हो रहा है तो हम पीछे की तरफ झुक रहे हैं, यानी हम पहले रुके हुए थे ना, हम रुके हुए थे तो वो हमारे रुकने को अपोज करता है, इसलिए हम जो है पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स होता है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। अब यहाँ यहीं पे मैं आपको समझाती हूँ इनर्शिया ड्यू टू मोशन क्या है। अब मान लीजिए जो देखिए यहाँ पे क्या था, आप बस में बैठे हैं, बस अभी खड़ी है, आप बस में बैठे हैं, जैसे ही बस स्टार्ट हुई आप पीछे की तरफ झुक गए, ये क्या था, आप अब तक रुके हुए थे ना, तो ये है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, यानी आप रेस्ट में थे तो इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। अब मान लीजिए ये जो बस है ये चल पड़ी, अब ये बस जब चल पड़ी तो कभी तो रुकेगी ही, तो फिर जब ये चल रही है, जैसे ही बस रुकी तब क्या होता है, तो आप देखेंगे जैसे ही बस रुकेगी आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। क्या क्या होगा, आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इनर्शिया, यहाँ पे मोशन, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन था, यहाँ पे मोशन का इनर्शिया था। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये आपसे बोलता कि एक बस जो है गतिमान है और वो अचानक से रुक जाती है, स्टॉप, यहाँ पे स्टार्ट सडनली है, यहाँ पे क्या होता, स्टॉप सडनली, क्या होता, स्टॉप सडनली, यानी अगर ये अचानक से रुक जाता आप आगे की तरफ झुक जाते, तब यहाँ पे होता इनर्शिया ड्यू टू मोशन। लेकिन यहाँ पे बस जो है ऑलरेडी रुका हुआ था, मतलब आप भी उसमें रुके हुए थे, बस अचानक स्टार्ट हुई, आप जो है पीछे की तरफ झुक गए, यहाँ पे क्या है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। तो इसको भी आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो देखिए जो हमारा रॉकेट होता है वो किसके कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो डायरेक्टली याद रखना मोमेंटम, ये मैंने आपको बताया भी था न्यूटन थर्ड लॉ में, वहां पे हमने ये देखा था कि जो हमारा रॉकेट होता है किस तरह से मोमेंटम पे ये डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27, टू स्प्रिंग बैलेंसेस पुल ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, टू स्प्रिंग्स balances pull each other in opposite direction if the reading of one spring is 2 Newton, spring balance is 2 Newton, the reading shown by that second spring balance will be। यानी यहाँ पे हमको ये देखना है कि दो स्प्रिंग है एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में खींचती हैं, तो यहाँ पे क्या है, जब वो एक दूसरे को, यानी मान लीजिए एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग थोड़ा ऐसे होता है, तो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, दोनों जो है इस ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही हैं। इफ द रीडिंग ऑफ वन स्प्रिंग इज 2 न्यूटन, अगर इसकी जो है रीडिंग क्या है 2 न्यूटन है एक स्प्रिंग की, द रीडिंग सोन बाय द सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस, अगर यहाँ पे मतलब इसको बैलेंस में रखना है तो इसके द्वारा कितने न्यूटन मतलब यहाँ पे शो किया जाएगा, सिंपल सी बात है 2 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों खींच रही हैं, अगर एक पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसको बैलेंस अगर रखना है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको बैलेंस रखना है तो यहाँ भी 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी देखिए गलती से जो है डबल बार 27 हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, अ फोर्स रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम मास, यानी यहाँ पे क्या है बोला जा रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमको क्या निकालना फोर्स, तो F इक्वल टू ma होता है, यहाँ पे हमको मास दिया है, मास कितना है 10 है, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 20। ये तो कितना इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी कैन कंक्लूड दैट, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ से मतलब हम इससे क्या बोल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्टिव नहीं है, नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, यानी यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, इट हैज सॉरी एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, यानी यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, इट हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी इसका एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, या फिर नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक जो है ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है और ये मूव करता जा रहा है, तो इसका निष्कर्ष हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा ये बॉडी है इस पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है।
अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यानी यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगता, यानी यहाँ भी 2 न्यूटन, यहाँ भी 2 न्यूटन, तो ये चलती जा रही है। यहाँ पे इसका न्यूटन मतलब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे 8 न्यूटन हो गया, ये 2 न्यूटन, तो क्या होता है, ये इस दिशा में जो है तेजी से मूव करने लगती, इस दिशा में एक्सिलरेट हो जाती। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, अगर ये दोनों तरफ सेम है, यानी यहाँ पे कोई भी नो अनबैलेंस फोर्स, यानी कोई भी असंतुलित बल यहाँ पे काम नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी यहाँ पे कौन सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है जो कि हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अभी मैंने आपको कितनी बार बता चुकी, ये जो फॉर्मूला था हमारा F = ma, ये भी हम कहाँ से निकाले थे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30, यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे मोमेंटम है या फोर्स है या एक्सीलरेशन है या फिर वेलोसिटी, जिसका यूनिट इम्पल्स के यूनिट के बराबर है। यानी इम्पल्स ऑफ फोर्स जो है हमारा, उसका जो यूनिट है उसमें से इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट यहाँ पे बराबर है। तो अभी वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन चलिए देख लेते हैं। हमारा जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, इम्पल्स होता है फ्रेंड्स I = F × T, ये होता है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था हमारा जो है फोर्स इक्वल क्या होता है, ΔP/ΔT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ΔP/ΔT। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस T को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, F × ΔT। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी ΔP = F × ΔT, और यहाँ पे I = FT। तो यहाँ भी न्यूटन, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी न्यूटन, यहाँ भी सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा यहाँ पे मोमेंटम है, सॉरी ΔP है, और ये जो हमारा I है यानी इम्पल्स है फोर्स का, ये दोनों क्या हो गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि यहाँ भी फोर्स इंटू टाइम, यहाँ भी फोर्स इंटू टाइम, तो यहाँ भी न्यूटन इंटू सेकेंड, यहाँ भी न्यूटन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम। यानी यहाँ पे जो हमारा फिजिकल जो इम्पल्स के यूनिट के बराबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन दैट अ स्कूटर जनरली स्लिप ऑन एन ऑयली रोड, यानी क्या वजह होता है कि अगर मतलब कोई सा रोड है वो ऑयली है, उस पर ऑयल है, तो हमारा जो स्कूटर होगा वो स्लिप कर जाएगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इंक्रीज, यानी फ्रिक्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, या फिर फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड डिक्रीज, मतलब टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड रिमेन सेम, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है रोड और टायर के बीच में सेम रहता है। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन तो यहाँ पे सेम रहता नहीं है। तो देखिए फ्रिक्शन तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, इस तरह से हमारे फ्रिक्शन के टाइप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है एक हमारा रोलिंग, जब वो रोल करता करता जाता है तो वहाँ पे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता है, और एक होता हमारा स्लाइडिंग, वहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक होता है स्टैटिक, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मतलब अगर वो ऑयली हो गया तो वो मतलब हमारा जो स्कूटर है वो स्लिप कर जाएगा, यानी उसको क्या है वो स्लिप कर गया, यानी वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन जो है मतलब एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो वो फ्रेंड्स मतलब वो इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ पे उसका जो है वो एरिया कैसा है। मतलब जैसे हमने देखा था ना, जो जूता होता है उसका सोल जो होता है, शूज का जो सोल होता है वो कैसा बना जाता है, खुरदुरा बना जाता है। जो वैन होता है उसके पहिए को, उसके व्हील्स को कैसा बना जाता है, खुरदुरा। क्यों, ताकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारी सड़क होती है वो भी देखिए मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर जैसा है उसको एकदम स्मूथ फर्श जैसा बना दो। तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे ऑयल गिर जाता है वो थोड़ा स्मूदी टाइप में हो जाता है। तो अगर वो स्मूथ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड डिक्रीज, इसको आप याद रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन दैट आर रोटेटिंग फैन कंटिन्यू टू रोटेट इवन आफ्टर इट टर्न ऑफ, यानी यहाँ पे ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से अगर हमारा एक कोई सा फैन है अगर वो रोटेट कर रहा है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जब यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे फिर भी ये हमारा फैन जो है ये रोटेट करता रहेगा। यहाँ पे मतलब क्या रीजन होता है ये हमको देखना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैसे हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम साइकिल से जा रहे हैं तो ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ा देर तक हम साइकिल से आगे बढ़ते रहते हैं,
क्योंकि हम किस में हैं, हम तो मोशन ऑफ इनर्शिया में हैं। अभी मैंने आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी समझाया, तो वही इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ नेम्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब नहीं है। अब यहाँ पे ये देखना है न्यूटन फर्स्ट लॉ है या सेकेंड लॉ है। अब आपको ये देखना पड़ेगा जड़त्व यानी हमने कहाँ पे पढ़ा था। तो फ्रेंड्स हमने जो है इनर्शिया के बारे में कहाँ पढ़ा था, तो आप ध्यान देंगे जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है वो यही बोलता है कि अगर कोई भी वस्तु, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति में है तो उसी गति में रहेगी, अगर रुकी हुई है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। यानी हमारा जो जड़त्व का नियम है वो आता है हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट क्या होता है, जैसे डेल पी बाई डेल टी, तो ये तो हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है, हमारा फोर्स होता है, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इतना ऐसे थोड़े ना क्वेश्चन आएगा हलवा एकदम। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 2m, यानी यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मोमेंट, व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम तो हमको पता करना है, और जो बॉडी है उसका मास कितना है यहाँ पे फ्रेंड्स मास इक्वल टू 2m दिया है, और जो वेलोसिटी है यानी v इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे v/2, और हमको निकालना क्या है, मोमेंटम। तो फ्रेंड्स हमको क्या पता है, p इक्वल टू mv। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा मास दिया है वो कितना दिया है 2m, और जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी दी है v/2। तो यहाँ से v 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m इंटू वी, यानी मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी, हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये तो इजी था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू, यानी यहाँ पे जो एक मतलब फुटबॉल, कोई मतलब गोलकीपर है, फुटबॉल खेलने वाला है, तो वो जब गेंद को पकड़ते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे जैसे आप मतलब क्रिकेट में भी देख लीजिए, जब बॉल आता है तो जो क्रिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं। तो अपने हाथों को वो पीछे क्यों खींचते हैं, यहाँ पे हमको उसका रीजन बताना है। एग्जर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, यानी इसलिए ताकि वो बॉल पे ज्यादा फोर्स लगा सके। इंक्रीज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, ताकि वो मतलब हमारे हाथों पे हैंड पे ज्यादा फोर्स लगा सके। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी या फिर वो मतलब मोमेंटम के रेट को चेंज कर दे, या फिर डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मतलब ज्यादा फोर्स बॉल पे लगा सके या फिर हमारे हाथों पे ज्यादा फोर्स लगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए इंक्रीज द रेट ऑफ मोमेंटम या फिर डिक्रीज द रेट ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा फोर्स इक्वल टू क्या होता है डेल पी बाई डेल टी, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये है हमारा फोर्स। तो आप यहाँ से देखिए, अगर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी हम बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू डेल पी, यानी चेंज इन मोमेंटम, यानी जो हमारा फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम हम बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो आप ये क्या आप ऐसा चाहते हैं कि जो बॉल आई है वो आपके हाथों पे खूब भयंकर फोर्स लगाए, तो आपके हाथों में तो चोट लग जाएगी अगर इस तरह से ज्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स क्या है, एक तरह का बल है। अगर गेंद आपके हाथों पे अचानक पड़ेगी तो वो वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी चोट लगेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वो मतलब गोलकीपर होते हैं, जो फुटबॉलर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जब बॉल आता है अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं। पीछे इसलिए ले जाते हैं ताकि यहाँ पे ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसको डिक्रीज कर दें। जब ये डिक्रीज करेगा तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा फोर्स ना लगे, हमको चोट ना लगे उस बॉल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये जो है एनबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो अभी इस बार पूछा गया था, जाके देख लेना, मैंने जो है टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो वहां से आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग बोल रहे हैं एनबीएस का जो है प्रीवियस ईयर डिस्कस करने को, कर देंगे, बस इसको मतलब थोड़ा सा जो बचा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसको भी डिस्कस कर देंगे। वैसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन उसका तो इसी में भी मतलब बता चुकी हूँ। देखिए अभी हमने एक कर लिया, इसी तरह से जो भी चैप्टर करते चलते हैं, मैं उन सब में आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ से मतलब पूछा गया था। खैर उसको हम एक बार में पूरा कर लेंगे, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg, यानी हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 किलोग्राम का है, इस स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल।
यानी वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यानी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसी स्पीड से जो है बढ़ती रहे। अब यहाँ पे उसका मास 2 kg का है और 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और बोला जा रहा है यहाँ पे कितना फोर्स लगाएं कि वो जो है उसी वेलोसिटी से चलती रही। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट, एक हिंट दे दिया हमको कि ये कैसा है, ये जो हमारा क्या है यहाँ पे जो भी मतलब जो भी टेबल वगैरह है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर फ्रेंड्स फ्रिक्शन ही नहीं है तो यहाँ पे हमको कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे हमको 0 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कोई भी फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेस नेमली एक्शन एंड रिएक्शन coming into action when the two bodies are in contact with each other, the two forces are, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम में दो पिंडों के एक दूसरे के संपर्क में आने पर क्रिया और प्रतिक्रिया नामक दो बलों के क्रियाशील होने की व्याख्या दी गई है। ये दो बल यानी उन दोनों बलों के बारे में, यानी वो जो हमारे टू फोर्सेस हैं, एक एक्शन एक रिएक्शन, वो मतलब क्या बताते हैं ये हमको देखना है। ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, वो हमेशा सेम बॉडी पे लगते हैं। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बिल्कुल सही है, यही हमारा, ये हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। जैसे हम देख रहे हैं ना, जैसे हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो दीवार अलग बॉडी है, हम अलग बॉडी हैं, तो ऐसा तो है नहीं आप अपने ही बाल पकड़ के खींचे जाओ, अपने ही हाथ पकड़ के खींचे जाओ, ऐसा थोड़े ना होता है। आप जो है दीवार पे धक्का मारो, दीवार आप पे फोर्स लगाएगी, यानी एक्शन और रिएक्शन होगा, और कैसा होगा, अपोजिट होगा, तो ये तो सबको पता होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, इन अ रॉकेट a large volume of gases produced by the combustion of fuel is allowed to escape through its tail nozzle in downward direction with the tremendous speed and make the rocket to move upward, which principle is followed in take off the rocket, यानी यहाँ पे जो हमारा रॉकेट, सिंपली यही बोला जा रहा है, जो हमारा रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है तो क्यों जाता है। तो अभी ये मैंने आपको 2 बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए तीसरी बार बोल देती हूँ, यहाँ पे ये किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। सिंपल, किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। फ्रेंड्स इसके पीछे जो है लंबा प्रोसेस है, तो यहाँ पे प्रोसेस तो अभी बताऊंगी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, अ वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक जो है वाटर टैंक है जो कि फील्ड है जो इसकी हाइट है वो 2/3 फील्ड है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ऑन द सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी जैसे ही ब्रेक लगेगा वाटर इन द टैंक वुड, यहाँ पे वाटर का क्या होगा, मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, कम टू रेस्ट, बी अनअफेक्टेड। तो देखिए ये तो बस उसी बस की तरह हो गया। अब वहाँ पे मतलब हम लोगों के अलावा वहाँ पे क्या है, पानी है, वाटर है, तो अगर वहाँ पे पानी है, वाटर है, जैसे ही मतलब अब वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे लिखा है मूविंग, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, जैसे ही हम अचानक वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो वो जो हमारा पानी है वो भी कैसे होगा, जैसे हम लोग ब्रेक लगाने पे आगे की तरफ झुक जाते हैं, उसी तरह से हमारा पानी भी आगे की तरफ झुक जाएगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो है वो बढ़ेगा, मूव फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो गतिमान था, एकदम अच्छा खासा यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, बेचारे को अचानक से हम ब्रेक लगा दिए, अब वो उछल के बाहर आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा मतलब यहाँ पे देखेंगे आप, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बॉल ऑफ 50 ग्राम रोलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर इज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे फिगर दिया ही नहीं है, फिगर जो है ये लगाना भूल गए हैं, तो फिगर के अलावा हम मतलब अगर फिगर होता तो तब इसका कुछ निकाल सकते हैं, अब यहाँ फिगर दिया ही नहीं, तो इसको हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द कार so that if the car stops suddenly due to an emergency braking, the person sitting on the front seat are not thrown forward violently and safe from getting injured. Can you guess the law due to which a person falls in forward direction on the sudden stopping of car? ये हम अभी देख रहे हैं, ये जो हमारा पानी वाला हम देखें सेम टू सेम वैसा ही है, बस वही है। मतलब कारों में सीट बेल्ट क्यों लगाया जाता है, ताकि लोग मतलब अचानक से ब्रेक लगाना पड़े तो वो अचानक से बाहर की तरफ ना आए, उनको चोट ना लगे। तो इन सब के पीछे वजह क्या होता है कि जो हमारा मतलब अचानक ब्रेक लगाने पे हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो फिर से वही आ गया हमारा।
यहाँ पे जड़त्व का नियम ना देके न्यूटन फर्स्ट लॉ दे दिया, तो हमारा जो यानी लॉ ऑफ इनर्शिया है वो इसी पे बेस्ड होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे है फ्रेंड्स, व्हेन अ बलून हेल्ड बिटवीन द हैंड इज प्रेस्ड, यानी अगर हमारे हाथों में एक बलून हम पकड़े हुए हैं, हेल्ड बिटवीन द हैंड्स इज प्रेस्ड, इट्स शेप चेंजेस, इसका शेप जो होता है वो चेंज होता है। मतलब एक बलून है, उसको हम अपने दोनों हाथों से जब दबाएंगे तो इसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। दिस हैपेंस बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा बैलेंस फोर्स होता है वो स्पीड को नहीं बढ़ा सकता, वो मतलब उसको एक्सीलरेट नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो साइज और शेप को चेंज कर सकता है। तो शेप को चेंज करने के पीछे कभी भी वजह अगर आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बैलून। यहाँ पे बैलेंस फोर्स जो है वो काम करेगा। जब आप अपने दोनों हाथों से उसको दबाएंगे तो दोनों तरफ से आप इक्वल फोर्स लगाएंगे, यानी यहाँ पे बैलेंस फोर्स लगाएंगे। तो इसको आप याद रखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड, विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व इन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कौन सा सिचुएशन होता है ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अ फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज हैवियर व्हीकल। जो एक फोर्स होता है वो चाहे वो हैवी व्हीकल हो चाहे लाइटर व्हीकल हो, दोनों को रोक सकता है। अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लाइटर व्हीकल ऑन कोलिजन विथ अ हैवियर व्हीकल रिजल्ट इन बोथ व्हीकल कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल। Force can accelerate a lighter vehicle more easily than a heavier vehicle which are moving. Force exerted by the escaping air from a balloon in a downward direction make the balloon to go upward. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो हमारा यहाँ पे देखिए फोर्स की बात हो रही है और लाइटर और हैवियर की बात हो रही है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं मास से रिलेटेड बात चल रही है और फोर्स से। तो आप देखेंगे जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ होता है वहाँ पे हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, F = ma। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, जब इस तरह से कोई सा भी फार्मूला हो तो आप ये देखना, अगर यहाँ पे जो है ये दोनों जो मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये जो मतलब जैसे यहाँ पे मास है, ये एक्सीलरेशन, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं हमेशा। अब जैसे यहाँ पे P = mv होता है ना, तो ये m और v एक दूसरे के डायरेक्ट मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। उसी तरह से जो है यहाँ पे F = ma जो है हमारा, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरह से, अगर हमारा एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो मास हमारा घटेगा। तो देखिए, अब फोर्स कैन एक्सीलरेट अ लाइटर व्हीकल, यानी लाइटर व्हीकल का क्या मतलब है कि यहाँ पे इसका मास कम होगा, यानी द्रव्यमान कम होगा। मोर इजिली, यानी एक जो फोर्स है वो एक लाइटर व्हीकल को, यानी जिसका यहाँ पे मास कम है उसको एक्सीलरेट कर सकता है। बिल्कुल सही। देखिए, अगर मास कम है तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, यानी इसको इजिली वो जो है एक्सीलरेट कर पाएगा। देन अ हैवियर व्हीकल, अब अगर मान लीजिए हैवी व्हीकल हो गया तो यहाँ पे यानी हैवी व्हीकल मतलब यहाँ पे इसकी मास बढ़ गई, तो यहाँ पे अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक्सीलरेशन घट जाएगा यानी ये उसको उतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। ये हमारा हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, ये लाइटर ऑब्जेक्ट। तो लाइटर ऑब्जेक्ट को ये इजिली जो है एक्सीलरेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फोर्स कैन एक्सीलरेट अ लाइटर व्हीकल मोर इजिली देन अ हैवियर व्हीकल विच आर मूविंग। इसको भी आप ध्यान से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ कार वेइंग 1500 kg, यानी यहाँ पे एक हमारी जो कार है स्पीड ऑफ अ कार, और यहाँ पे वो जो कार है उसकी जो मास है, यहाँ पे देखिए केजी दिया ना, तो मैंने आपको बताया था यूनिट से हमेशा देखना कि हमको क्या दिया है। तो देखना ये थोड़ा लंबा सा है, ध्यान से देखते जाना। मास यहाँ पे क्या दिया है हमको, 1500 kg। इंक्रीज फ्रॉम, यानी जो इसकी स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही। देखो इंक्रीज कर रही, यानी वो सबसे पहले मतलब 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और इंक्रीज करते 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 72 किलोमीटर पर आवर पे वो पहुंच गई। यूनिफॉर्मली जो है इंक्रीज हो रही है। व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे हमको चेंज इन मोमेंटम देखना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा एक स्पीड है ये, तो यहाँ पे हम इसको v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं। तो और यहाँ पे हमारा मास क्या है, 1500 kg। तो आप अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है यूनिट का खास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है, यानी यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा।
तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18। जब भी हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है 5/18 से हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 टू जा 36, 5 टू जा 10, यानी यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या आ गया 10। इसी तरह से 72 को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे 4 5 जा 20, यानी यहाँ पे हम ये बोल देंगे V2 क्या आ जाएगा हमारा 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मास जो है 1500 kg है, और यहाँ पे V1 10 आया, V2 20 आया। यहाँ पे सबसे पहले V1 क्या था, 10 था, और V2 क्या हो गया हमारा 20, यानी स्पीड जो है बढ़ के 10 से बढ़ के 20 हो गई। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप जो है P1 निकाल लीजिए, P इनिशियल। तो P इनिशियल इक्वल क्या हो जाएगा, मास इंटू V1। तो यहाँ पे मास कितना है 1500 और V1 कितना है 10, यानी यहाँ पे हमारा कितना हो गया 15,000। अब यहाँ पे P2 जब आप देखेंगे तो यह हमारा मास तो सेम है ही ना, हमारा वही कार है हमारी, बस उसकी स्पीड चेंज हो रही। तो क्या हो जाएगा, मास इंटू V2 क्या है 20, और मास कितना है 1500, V2 कितना है 20, 15 टू जा 30, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। यानी यहाँ पे P1 आ गया, P इनिशियल आ गया 15,000, P फाइनल बोल दें या फिर P2 बोल दें, ये आ गया हमारा 30,000। यहाँ पे हमको चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज यानी डेल एम बोल देंगे, सॉरी डेल P बोल देंगे, यानी चेंज इन मोमेंटम है डेल P। तो डेल P इक्वल क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। मैंने आपको बताया है चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, जो बड़े में से जो है छोटे को घटा देते हैं। तो P2 माइनस P1, तो क्या हो जाएगा, P2 हमारा कितना आया था 30,000 और P1 कितना आया था 15,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 15,000 मीटर पर सेकेंड, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो गया 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको फ्रेंड्स आप याद रखना। तो इस तरह से इसको हमको करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्जाम में, तो अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ आया हो। जैसे देखिए, अगर हम जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम कर देंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन, यानी एक पैसेंजर है जो कि फ्रेंड ट्रेन में बैठा हुआ मूव कर रहा है, वो एक कॉइन को टॉस करता है, एक सिक्के को उछालता है, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, जो कि उसके जब वो सिक्के को उछालता है तो क्या करता है, वो सिक्का उसके पीछे जाके गिरता है। ऑब्जर्विंग दिस स्टेटमेंट व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ट्रेन। इस मतलब इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करके, यानी जो सिक्का उछाला गया वो पीछे जाके गिरा, तो इसके बेस पे आप उस ट्रेन के मोशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अभी 3 केस समझाने वाली हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे तीन तरह से बन सकते हैं, तो ध्यान से देखते जाओ। मान लो यहाँ पे चलो एक कार बनाती हूँ, ये फ्रेंड्स हमारा एक कार है, इसमें जो है हम लोग बैठे हुए हैं। अब ये हमारा जो है दूसरा कार है, इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। ओहो, पहिए को अंदर बना दी मैं, चलो कोई नहीं, मान लो हम लोग इसमें उल्टा बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है तीसरा कार है, यहाँ भी हम लोग क्या है बैठे हुए हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन होता है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे हाथ में सिक्का है या आपके हाथ में सिक्का है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप इस सिक्के को उछालते हैं, जब आप इस सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्का ऊपर गया, तो ऐसा तो है नहीं आप एकदम सीधा, जब भी आप सिक्के को उछालेंगे तो आप देखेंगे, जब भी आप कोई भी चीज़ फेंकेंगे फ्रेंड्स, उछालेंगे, तो वो हमेशा एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाता है। किस पे जाता है, प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाता है। तो देखिए, अगर जो है सिक्का ऊपर गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप गाड़ी में मतलब रुक के जो है सिक्का उछाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा मूविंग ट्रेन है, यानी हम तो यहाँ पे कार ले रहे हैं, कोई बात नहीं, तो मूविंग कार है या मूविंग ट्रेन है, जब वो फ्रेंड्स मूव कर रहा है, तो अगर सिक्का जो है आप उछालेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ पे इस तरह से जाएगा। तो जब ये इस तरह से उछालेंगे आप, इस तरह से ये जाएगा जाएगा जाएगा, तो ये वैन भी तो आपकी आगे बढ़ती रहेगी। अगर ये वैन जो है जितने स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चलती रहेगी, तो आप ये जो सिक्का उछाले हैं, ये फिर से जब आप यहाँ पे आके पहुँचेंगे तो ये आपके हाथ में दोबारा से गिरेगी। ये था हमारा फर्स्ट केस। आप जिस स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से जाते रहिए, आप सिक्का उछालेंगे, आके सिक्का आपके हाथ में ही गिरेगा। सेकेंड केस देखिए, यहाँ पे हमारा सेकेंड केस जो है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ये क्या है, बोला जा रहा है कि एक सिक्का है
यहाँ से अब आप सिक्के को उछालेंगे तो सिक्का कहाँ गिर रहा, बोला कि बिहाइंड हिम, सिक्का उसके पीछे जाके गिर रहा है। तो फिर सिक्का तो इस तरह से उछालेगा ना, तो सिक्का पीछे गिरने का क्या मतलब है कि ये जो, देखिए अगर हम स्पीड को सेम रख रहे थे तो सिक्का आके हाथ में गिर रहा था। अगर हम मतलब सिक्का को जैसे उछालते हैं और अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो जब तक सिक्का हमारे हाथ में जो आना था और हम तो स्पीड बढ़ा के आगे निकल गए, तो हमारा सिक्का क्या हुआ, हमारा सिक्का तो पीछे गिर जाएगा। यानी स्पीड बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, हम अपने कार के एक्सीलरेटर को क्या कर दिए, उसको एक्सीलरेट कर दिए, उसको बढ़ा दिए। एक्सीलरेटर क्या होता है, स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है ना। बाइक वाइक तो आप लोग चलाते ही होंगे, तो जब हम वहां पे एक्सीलरेटर से क्या करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जब हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे तो सिक्का पीछे जाके गिरेगा। यहाँ पे थर्ड केस देखिए, थर्ड केस है कि जब आप सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्का आपके आगे गिरे। आगे कब गिरेगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सेम स्पीड से चलते तो सिक्का आके हाथ में गिरता। अब यहाँ पे सिक्का आगे गिरने का क्या कंडीशन है कि सिक्का आगे गिरेगा तब जब आप अपने इस वैन की स्पीड को थोड़ा स्लो कर दो। जब आप स्लो कर दोगे तो आप थोड़ा पीछे ही रह जाओगे और सिक्का जाके जमीन पे आपके आगे जाके गिरेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये तीनों केस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। यानी हम इस थर्ड केस में क्या बोल सकते हैं कि हमने एक्सीलरेशन को क्या कर दिया, वहां पे घटा दिया, या फिर बोल सकते हैं कि उसको हमने रिटार्ड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछ रहा है कि एक जो है ट्रेन है, ट्रेन जो है यहाँ पे ट्रेन में देखो ढेर सारे पहिए होते हैं। तो ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है और यहाँ पे हम जो है बैठे हुए हैं। तो एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्का जो है बिहाइंड हमारे पीछे जाके गिरता है। तो पीछे तब गिरेगा जब हम इसकी स्पीड को बढ़ा के यहाँ निकल जाएं। जब हमारी वैन यहाँ पे, हमारी ट्रेन यहाँ आ जाएगी तो सिक्का हमारे पीछे गिरेगा। यानी जब तक ये सिक्का ऊपर जाएगा, जब तक आएगा, हम स्पीड बढ़ा के आगे निकल लेंगे। यानी हम क्या कर देंगे, हम अपने ट्रेन को मोशन में ला देंगे। यानी उसके एक्सीलरेशन को क्या कर दें, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप मोशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि जो हमारा मोशन ऑफ ट्रेन है वो एक्सीलरेट हो गया। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इन तीनों केस को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार जो है यहाँ पे बोल रहा कि सिक्का आगे गिर रहा या मतलब पीछे गिर रहा, तो कभी ये भी बोला जा सकता कि आपके हाथ में ही आके गिर रहा। अगर हाथ में ही गिर रहा तो यहाँ पे यानी आपने स्पीड में कोई भी चेंज नहीं करी है। यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन में आपने ना तो यहाँ पे बढ़ाया है ना घटाया है। तो इसको आप याद रखना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा ये भी कंप्लीट होता है। अब आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।